जा रहे हैं 6th चैप्टर ऑफ 12th क्लास एनसीईआरटी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाटर रिसोर्सेज। इससे पहले हमने किया था लैंड एंड एग्रीकल्चर रिसोर्स, आज वाटर रिसोर्स, और इसके बाद का जो चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। देखिए, ये आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी है। एक 8th क्लास की एनसीईआरटी है जो पूरी की पूरी रिसोर्सेज के बेस्ड है। ठीक है। एक 10th क्लास की आपकी एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, जो पूरी की पूरी रिसोर्सेज के बेस है। पूरे के पूरे चैप्टर 8th और 10th क्लास की एनसीईआरटी में आपको रिसोर्सेज पर ही मिलेंगे। तो जो 12th क्लास की एनसीईआरटी का एक पार्ट है वो भी पूरी की पूरी रिसोर्सेज पे ही है, कुछ चैप्टर्स को छोड़ के, जैसे ह्यूमन सेटलमेंट डेवलपमेंट। ठीक है। तो आपको ये जो तीनों क्लास की एनसीईआरटी उनको एक लेवल पे लेके ही चलना है। ठीक है। जैसे हमने 8th क्लास की एनसीईआरटी के बारे में अगर मैं बात करूँ, उसमें रिसोर्सेज बताए गए हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं। जैसे रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज जिसे हम यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। उन्होंने 8th और 10th में रिसोर्सेज को डिवाइड किया है अलग अलग चैप्टर्स में, उनकी डिटेल दी गई है। ठीक है। जैसे रिसोर्सेज में एक रिसोर्सेज लैंड रिसोर्स होता है, एग्रीकल्चर रिसोर्स होता है, जैसे हमने इसके पहला चैप्टर किया कि हम ये क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, इस स्टेट में ये क्रॉप्स मिलती हैं। एक रिसोर्स होता है वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर होता है जैसे हमारे जो लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, काफ़ी एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। तो पूरी की पूरी जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है, 10th क्लास की एनसीईआरटी है, जो अब जब हम कर रहे हैं जो, ठीक है, ये रिसोर्सेज के बेस्ड पे हैं। अगर आपको अच्छी तरह से क्लैरिटी चाहिए तो आप रिसोर्सेज 8th क्लास की एनसीईआरटी से शुरू करिए, जो हम करेंगे आगे। ठीक है। फिर हम 10th की करेंगे, और ये तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है। तो रिसोर्सेज बेसिकली हम जो चीज़ यूटिलाइज करते हैं, रिसोर्सेज की काफ़ी कैटेगरीज होती हैं, वाटर रिसोर्स, लैंड रिसोर्स, एग्रीकल्चर रिसोर्स, जिसे जैसे हमने पहले किया लैंड एंड एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज आज करेंगे। इसके बाद मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो रिसोर्सेज की टाइप्स ही है। ठीक है। रिसोर्सेज के बारे में ही है पूरी की पूरी 8th क्लास की, 10th की और +2 की, जो ये एक पार्ट है। एक और पार्ट है 12th का, वो भी हम करेंगे। ठीक है। तो आज हम करेंगे वाटर रिसोर्स के बारे में। हमारी अर्थ पे, जैसे आपको पता ही होगा कि 71% अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अब, क्यों लोग बोलते हैं कि हमारी अर्थ पे वाटर की कमी हो रही है? भाई, जो ओशन में वाटर है, इसमें वो वाटर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। 71% जो वाटर है वो ओशन में भी है, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है। तो फिर हमारे पास कितना वाटर है यूज करने के लिए? तो ओनली 3% ऑफ द टोटल वाटर। देखो कितना कम अमाउंट है। इस अमाउंट से भी हमारे पास ये यूज के लिए होता है, वो तो बिल्कुल ही कम परसेंटेज होती है। जो 3% है ना, इस ये तो पूरी अर्थ पे फ्रेश वाटर है, लेकिन जो हमारे यूज के लिए है, जो 3% है, ये कुछ ग्राउंड वाटर होता है, कुछ सरफेस वाटर होता है, कुछ ग्लेशियर की फॉर्म में पाया जाता है। तो हम उसको यूज तो नहीं कर सकते ना। इस 3% से भी हम बहुत कम परसेंटेज होती है जो हम यूज करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप डेवलपमेंट कर भी रहे हो, अब कर ही रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, तो साथ ही साथ हमें जो हमारे रिसोर्सेज है, हम सिर्फ वाटर की बात ही नहीं करते, लैंड है, मिनरल है, तो हमें इन रिसोर्सेज को सेव करना है। अगर देखो, अब आबादी बढ़ रही है, इन पे प्रेशर पड़ रहा है रिसोर्सेज पे, तो हमारे जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड ही है ना। वाटर है, लैंड है, मिनरल है, लेकिन आबादी बढ़ रही है, इन पे प्रेशर बढ़ रहा है। अगर हमने इसको सस्टेनेबल यूज नहीं किया तो इन फ्यूचर ये खत्म हो जाएंगे, जो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो इसमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वाटर रिसोर्स की। इस चैप्टर में कौन कौन से स्टेप्स लिए जाने चाहिए, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आज हम फेस कर रहे हैं वाटर को लेके। तो यही सब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया, जैसे मैंने बताया, इंडिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.5% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया। देखो, इतना बड़ा धरती से में से हमें सिर्फ कितना एरिया इंडिया का है? 2.45%।
और इस 2.5% एरिया पे, वाटर की बात नहीं कर रहे, एरिया की बात कर रहे हैं, धरती, लैंड जिस पे हम रह रहे हैं इंडिया में, उस लैंड पे 16% वर्ल्ड की आबादी इंडिया में रहती है। ठीक है, तो ये तो हो गया लैंड, ये हो गया आबादी जो इंडिया में रहती है। और पानी हम कितना यूज करते हैं, पूरा का पूरा वर्ल्ड का 4%। देखो कितना जो कम परसेंटेज है, 4%। ठीक है, अब जो टोटल वाटर अवेलेबल फ्रॉम प्रेसिपिटेशन इन द कंट्री इन ईयर इज अबाउट 4000 क्यूबिक किलोमीटर। अब आपको प्रेसिपिटेशन, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन ये सब बारे में पता होना चाहिए। एवेपोरेशन क्या होता है, जब पानी, मान लो धरती पे पानी है, इवेपोरेशन होके पानी ऊपर उठेगा, ऊपर जाके वाटर वेपर बनेंगे, वो ठंडे, उसको बोला जाता है एवेपोरेशन। जब वो ठंडे हो जाएंगे उनको बोला जाएगा कंडेंसेशन। जब वो धरती पे फिर से आएंगे, ठीक है, रेन की फॉर्म में, रेन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जो हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं, स्नो भी हो सकती है, उसको बोला जाता है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में जो हमारी धरती पे वाटर आता है वो 4000 क्यूबिक किलोमीटर है। ठीक है, अवेलेबिलिटी फ्रॉम सरफेस वाटर एंड रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर इज, सिर्फ इतना वाटर है जो चार्ज किया जा सकता है। और इस वाटर में से देखो, जो सरफेस वाटर है वो देखो 4000 जो क्यूबिक किलोमीटर जो हमारे पास वाटर है वो प्रेसिपिटेशन मतलब रेन की फॉर्म में आता है। लेकिन उसमें से जो सरफेस वाटर हमारे लिए है जो, वो तो 1869 क्यूबिक किलोमीटर है, जिससे हम 60% ही यूज करते हैं, इसका पूरा यूज नहीं करते। तो 60% के अकॉर्डिंग हम इसका भी 1122 क्यूबिक यूज करते हैं। अब वाटर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सरफेस वाटर है जो बिल्कुल ऊपर सतह पे होता है, और ग्राउंड वाटर होता है। ठीक है, तो अब सरफेस वाटर देयर आर मेजर सोर्स सरफेस वाटर, जैसे हमारी नदियां हैं, हमारे लेक, पॉन्ड, टैंक। हमारे इंडिया में 10,360 रिवर्स हैं, उनके ट्रिब्यूटरीज हैं, काफी लंबी लंबी ट्रिब्यूटरीज हैं। इन रिवर्स में से जो वाटर है ना इंडिया में, वो 1869 क्यूबिक किलोमीटर है। ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि जो ये सारा नदियों का वाटर है हम यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। हम जो वाटर यूज करते हैं ना सरफेस वाटर, वो सिर्फ 32% ही यूज करते हैं इसका। ठीक है, इस अमाउंट का 32% ही यूज करते हैं, जो 690 क्यूबिक बनता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर है, कुछ वाटर तो हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, भाई हमारे घरों में आता है, तो कैनाल में आता है। लेकिन कुछ वाटर, जैसे हमारा टोपोग्राफी, जो नदियां अब हिमालय से निकलती है, जो पहाड़ों से निकलती है, हम तो उसको यूज नहीं कर सकते ना डायरेक्टली, हाइड्रोलॉजिकल एंड अदर्स कंस्ट्रेंट। तो हम जो यूज करते हैं सरफेस वाटर का, वो सिर्फ 32% यूज करते हैं। अब वाटर फ्लो इन अ रिवर, एक नदी में पानी का फ्लो करना वो डिपेंड करता है कि उस नदी का कैचमेंट एरिया कितना है, रिवर बेसिन और रेनफॉल विद इन इट्स कैचमेंट एरिया। ठीक है, अब precipitation in India has very high spatial variation and it is mainly concentrated in the monsoon season. You have studied in the textbook that some of the river in the country like Ganga, Brahmaputra and Indus का एरिया बहुत बड़ा है। ठीक है, जो ये नदियाँ बहुत बड़ी, इनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। गिवन दैट प्रेसिपिटेशन रिलेटिवली हाई, अगर हमारा कैचमेंट एरिया ज़्यादा है तो ऑब्वियसली अगर रेन होगी, प्रेसिपिटेशन होगा, तो वो पानी भी ज़्यादा कवर करेंगे। तो आपके लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि सरफेस वाटर का 32% हम यूज़ करते हैं। जो हमारी नदियों का कैचमेंट एरिया, वो डिपेंड करता है कि एक नदी कितना पानी स्टोर करेगी। ठीक है, जैसे ब्रह्मपुत्र प्रेसिपिटेशन का कितना वाटर स्टोर करेगी, जितना बड़ा कैचमेंट एरिया होगा उतना बड़ा प्रेसिपिटेशन का वाटर होगा। ब्रह्मपुत्र इंडस का कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ये पढ़ सकती हैं। Given that precipitation is relatively high in the catchment area of the Ganga, Brahmaputra and Barak river, these river although account only 1/3 of the country's area। देखो ये एरिया 1/3 कवर कर रही है हमारी कंट्री का, और 60% जो हमारा वाटर सोर्स इन नदियों में से ही होता है। Much of the annual water flow in the south Indian river like Godavari, Krishna, Kaveri has been harnessed, but
इट इज येट टू बी डन इन द ब्रह्मपुत्र एंड गंगा बेसिन। ठीक है, तो ये हमारा सोर्स वाटर, सरफेस वाटर भी हमारा सोर्स है यूज का। ठीक है, सरफेस वाटर जो पानी हमें सतह के ऊपर ही दिखता है, ग्राउंड वाटर हमें दिखता नहीं है, नीचे धरती के नीचे जब हम बोर होते हैं ना, वेल, वहां से जो जो पानी होता है वो ग्राउंड वाटर होता है। टोटल जो वाटर है ग्राउंड वाटर वो हमारा 432 क्यूबिक किलोमीटर है, जिससे हम, जैसे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन हैव अबाउट 46% ऑफ टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर। ये वो वाटर होता है जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, देखो, लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज रिलेटिवली हाई in the river basin lie in the northwest region and the part of South India। देखो, ग्राउंड वाटर जो हमारे धरती का नीचे वाला पानी है, उन्होंने बोला है कि जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है ना हमारा, पंजाब, हरियाणा, ये एरिया में काफी ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपने अगर देखा होगा, हमारे जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुई तो ग्रीन रेवोल्यूशन इन एरिया में बहुत सक्सेसफुल हुई। क्यों ऐसा था? क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है। तो अगर माना एक साइड इसके पॉजिटिव तो ये है कि हमारी प्रोडक्शन एग्रीकल्चर की बहुत अच्छी हुई नॉर्थ वेस्ट एरिया में, पंजाब, हरियाणा में, यूपी में, तो दूसरी इसकी नेगेटिव साइड ये भी थी कि उन्होंने ग्राउंड वाटर की यूटिलाइजेशन थी ना जो वो बहुत बढ़ गई। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जो हमारी साउथ की स्टेट है, तमिलनाडु, दीज आर द स्टेट जहां पे वाटर की यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि हमारी जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी वो इन्हीं एरिया में क्यों सक्सेसफुल हुई, क्योंकि यहाँ पे वाटर की यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा थी। अगर आप हमारे फार्म में वाटर को यूटिलाइज कर रहे हैं, क्रॉप्स अच्छी ग्रो होगी, जो उनका मॉइस्चर चाहिए होगा वो मिलेगा। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु में जो ग्राउंड वाटर की यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा थी। अब कुछ स्टेट्स जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला, इनमें ग्राउंड वाटर की यूटिलाइजेशन बहुत कम है, क्योंकि ये कोस्टल एरिया है उड़ीसा का, केरला का, एक दो स्टेट को छोड़ के यूटिलाइज ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर ग्राउंड वाटर। अब देखें गुजरात, गुजरात को छोड़ के यूपी, बिहार, त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र को छोड़ के जो ये कोस्टल एरिया है, इनमें जो ग्राउंड वाटर की यूटिलाइजेशन थी ना, तो ये ज़्यादा हाई है ना कम है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो ग्राउंड वाटर है ना हमारा, वो सबसे ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट एरिया में यूज़ किया गया है। ठीक है, इफ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू, देखो अब हमने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमने जो उसकी यूटिलाइजेशन है उसको इंक्रीज कर दिया है ना, तो उससे जो ग्राउंड वाटर है वो भी हमारा खत्म होने की कगार पे आ चुका है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इन फ्यूचर काफ़ी वाटर की प्रॉब्लम को फेस करेंगे। डिमांड फॉर वाटर वुड नीड द सप्लाई एंड सच सिचुएशन विल बी डिट्रीमेंटल टू द डेवलपमेंट एंड कैन कॉज सोशल अपहेवल एंड डिस्ट्रप्शन। बहुत बड़ा नुकसान होगा हमारा। अब लगून एंड बैक वाटर, लगून आपको पता होगा, जो छोटी छोटी लेक्स है, जो हम बोल सकते हैं जो हमारी नदियों से एक साइड पे चला जाता है उसको बोला जाता है लगून एंड बैक वाटर। इंडिया इज अ वास्ट कोस्ट लाइन, हमारी 8 स्टेट से हमारी जो साउथ की बाउंड्री टच करती है, कॉस्ट इज वेरी इंडेंटेड इन सम स्टेट ड्यू टू दिस नंबर ऑफ लगून एंड लेक हैव फॉर्म्ड। ठीक है, एक तरह की लेक ही होती है। स्टेट्स लाइक केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पे लगून है, लेक है। इनको इरिगेशन के लिए, फिशिंग के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है। वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन, अब देखो, इंडिया हैज़ ट्रेडिशनली बीन एन अग्रेरियन इकोनॉमी। देखो, हमारा जो इंडिया का बहुत बड़ा आबादी का जो सेगमेंट है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें वो भी यहाँ पे सक्सेसफुल हुई नॉर्थ वेस्ट एरिया में, तो हम कह सकते हैं को जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे पानी की यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर सेक्टर लाइक हमारा सेकेंडरी सेक्टर, हमारा टर्शरी सेक्टर। ठीक है, जो हमारा सॉरी टर्शरी सेक्टर नहीं, हमारा जो डोमेस्टिक सेक्टर है, हम घर पे यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं फिर, जैसे हम एग्रीकल्चर की बात करो, देखो कितनी बड़ी परसेंटेज हम एग्रीकल्चर पे यूज़ करते हैं। 89% तो हम सरफेस वाटर यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, 90% ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन करते हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो वो 2% सरफेस वाटर एंड 5% ग्राउंड वाटर यूज़ करता है। डोमेस्टिक सेक्टर की घर के लिए
9% सरफेस वाटर, जो सरफेस वाटर की यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू ग्राउंड वाटर। तो देखो अब हम इस पैराग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि जो वाटर डिमांड है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बढ़ चुकी है, पहले भी थी आज भी है। ठीक है, यूटिलाइजेशन अदर सेक्टर के कंपैरिजन, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर और डोमेस्टिक सेक्टर के कंपैरिजन हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में पानी की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। Agriculture sector in total water utilization is much higher than the other sector. In future with development the share of the industrial and domestic sector वो भी बढ़ेंगे। देखो अगर एग्रीकल्चर की डिमांड अभी इतनी है तो जो एक छोटी परसेंटेज तो नहीं कह सकते इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक के लिए, आगे भी इनकी डिमांड बढ़ने वाली है। तो देखो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी वाटर की। अब डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए जो वाटर की डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एग्रीकल्चर वाटर इज मेनली यूज्ड फॉर इरिगेशन। अगर इरिगेशन अच्छा होगा प्रोडक्शन अच्छी होगी। देखो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जैसे ड्रॉट प्रोन एरियाज होते हैं, ठीक है। अब इनमें अगर इरिगेशन अच्छी है तो एग्रीकल्चर होगा। हमने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट अप करने के लिए हमने वाटर को, जो वाटर रिसोर्स है हम उसको डिप्लीट किए जा रहे हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर विदाउट एश्योर्ड इरिगेशन ड्यूरिंग अ ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में तो हमारा जो पूरे का पूरा एग्रीकल्चर है वो इरिगेशन पे ही डिपेंड होता है, ठीक है। एंड इवन इन द एरिया ऑफ एम्पल रेनफॉल लाइक वेस्ट बंगाल बिहार ब्रेक इन द, जब यहाँ पे बारिश अच्छी होती है वेस्ट बंगाल बिहार में, लेकिन जब कुछ एक टाइम जैसे थोड़ा टाइम ऐसा भी आता है जब होती नहीं है तो बारिश नहीं होती है तो एग्रीकल्चर को ग्रो करना मुश्किल हो जाता है, डिट्रीमेंटल होता है एग्रीकल्चर के लिए। तो हमें पानी चाहिए होता है राइस के लिए। जैसे आप अगर मानोगे अगर देखोगे वेस्ट बंगाल में जो राइस है चावल उसकी 3 क्रॉप्स ग्रो की जाती है। तो अगर पंजाब में आप देखोगे ना तो राइस के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। अब अगर राइस की फसल देखोगे तो उसमें दिन रात पानी खड़ा ही रहता है, ठीक है। तो इस फसल की जैसे वेस्ट बंगाल में बारिश काफ़ी अच्छी होती है तो पानी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन कभी टाइम ऐसा होता है जब बारिश नहीं होती तो तब इरिगेशन के थ्रू ही राइस को ग्रो किया जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है जैसे जूट शुगर केन। तो जो ये इरिगेशन पे, ठीक है, प्रोविजन ऑफ इरिगेशन मेक मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल। इसकी इरिगेशन की वजह से ही तो क्रॉपिंग पॉसिबल हुई है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सॉरी डायरेक्टली यही कहा गया है कि जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन पे वाटर पे ही डिपेंड करती है कि कैसी उनकी क्रॉप होगी। इसीलिए तो जो ये स्टेट जैसे मैंने पहले बताया पंजाब हरियाणा यूपी ग्रीन रेवोल्यूशन में काफ़ी अच्छी सफलता इन्होंने हासिल की। पंजाब, अब देखो वाटर पंजाब हरियाणा यूपी मोर देन 85% द नेट सोन एरिया अंडर इरिगेशन। कितना बड़ा एरिया हम इरिगेट करते हैं, 85%। वीट एंड राइस इन एरिया में ग्रो किया जाता है। अब राइस के लिए, वीट के लिए तो हमें इतना नहीं चाहिए होता है लेकिन राइस के लिए तो हमें फुल पानी चाहिए होता है। तो ऑफ द टोटल नेट इरिगेटेड एरिया 76% इन पंजाब एंड 51% इन हरियाणा इरिगेटेड थ्रू वेल ट्यूब वेल। सिर्फ वेल और ट्यूबवेल के जरिए ही इनको पानी दिया जाता है इन फसलों को। तो कितना हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लीट किया जा रहा है एग्रीकल्चर की। माना एग्रीकल्चर जरूरी है लेकिन हम आगे हम पढ़ेंगे कि हम अगर एक साइड पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट अप करना चाहते हैं तो कुछ और भी मेथड है हम पानी को वाटर को सेव कर सकते हैं। ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर सोर्सेज इन फ्यूचर में जो पानी है वो डिक्लाइन कर जाएगा। तो डिक्लाइन इन द ग्राउंड वाटर एंड विदड्रॉ इन सम स्टेट लाइक राजस्थान महाराष्ट्र में जब फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन ग्राउंड वाटर में काफ़ी बढ़ रही है तो जिससे जो वेस्ट बंगाल और बिहार में जो वाटर है उसमें आर्सेनिक की जो है जो हम बोलते हैं ना टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं वो बढ़ जाएगी, हम वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए वाटर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे बहुत समझने की बात है। देखो एक तो आबादी बढ़ रही है, पानी पे प्रेशर बढ़ रहा है, पानी की यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रही है। अब एक ये तो एक सही है कि आबादी बढ़ रही है उसने वाटर को यूटिलाइज करना है पानी। तो एक साइड की हम वाटर जितना हमारे पास वाटर प्रेजेंट है हम उसकी क्वालिटी को ही खराब करते जा रहे हैं, ठीक है। हम उसकी वाटर की जो क्वालिटी है ना, माना कि वाटर की और भी बहुत सी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन बढ़ रही है,
उसका प्रेशर पड़ रहा है वाटर पे, वो तो एक अलग इशू है। लेकिन जो पानी हमारे पास प्रेजेंट है उसको तो हम क्लीन रख सकते हैं ना। अगर वो भी गंदा हो गया, वो भी उसके लिए नहीं रहा, तो हमारे पास पानी आएगा कहाँ से? तो जैसे अब द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज डिविंडलिंग डे बाय डे ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, द अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज आर आल्सो गेटिंग प्ल्यूटेड विद इंडस्ट्री का पानी, जो हम बोलते हैं ना सीवेज, गंदा पानी, एग्रीकल्चर के जो क्या फर्टिलाइजर होते हैं, डोमेस्टिक एफ्लुएंट, हम भी जो देखा होगा कि लोग लेक की, कोई भी लेक होती है वहां पे ही कूड़ा करकट फेंक के जा रहे हैं, इन टर्न तो जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी वो कम हो जाएगी। तो वाटर की अवेलेबिलिटी सिर्फ एक पॉपुलेशन ही एक बहुत बड़ा रीजन नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है वाटर पे प्रेशर बढ़ रहा है। हम वाटर की क्वालिटी को खत्म किए जा रहे हैं, हम उसको डिग्रेड कर रहे हैं वाटर को, ठीक है, डिट्रेट कर रहे हैं वाटर की क्वालिटी को। वाटर की प्योरिटी तो होनी चाहिए, वाटर कम है लेकिन प्योरिटी तो रहे। जो अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेस है वो वाटर में आ रहे हैं, जो केमिकल इंडस्ट्रीज, हमारे एग्रीकल्चर से, जब हम एग्रीकल्चर पे फर्टिलाइजर डालते हैं, बारिश होती है तो वो पानी के जरिए किसी लेक में चला जाता है, तो वो हमारी बॉडी में भी एंटर करता है, क्योंकि एक वाटर साइकिल है, हम भी वही पानी यूज करेंगे, वो और बीमारियों को जन्म देता है। तो हमारा एक्वाटिक सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, जो पानी में जीव जंतु हैं। तो गंगा एंड यमुना बहुत प्ल्यूटिंग रिवर में आता है। अब हमें वाट क्या करना चाहिए? वाटर को कंजर्व करना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए। आबादी बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन जो अदर मेथड्स है जो वाटर को कंजर्व करने के लिए, उसकी क्वालिटी तो खराब ना हो। तो जो हम वेस्ट करते हैं घरों पे वाटर, उसको कैसे कंजर्व किया जाए, उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाए, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने बोला है कि प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। देखो, अवेलेबल वाटर सोर्स आर डिग्रेडिंग रैपिडली, जो पानी है वो खराब हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। मेजर रिवर ऑफ द कंट्री, जैसे आप देखोगे जो हमने पहले बात की, यमुना जो है पोल्यूटिंग रिवर बन चुकी है हमारी। इन द प्लेन रिवर वाटर इज यूजली यूज इंटेंसिवली फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक के लिए। ड्रेन जो है हमारे, उसमें एग्रीकल्चर का भी जो वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो तीनों वेस्ट हम पानी में फेंक रहे। कितनी बड़ी जो भूल है ये हम कर रहे हैं। तो अगर वाटर को प्रिवेंट करना है, वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट किया जाए, ठीक है, अगर हमें वाटर को सेव करना है तो वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट किया जाए। एटलीस्ट जितना पानी हमारे यूज के लिए तो होना चाहिए, अगर ये भी नहीं रहा तो हमारी जो यहाँ पे हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तीन तरह के पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर, जो वेस्ट होता है, और एग्रीकल्चर के जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं वो पानी में मिल जाते हैं तो वाटर को पोल्यूट करते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विद द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने काफ़ी जो 507 स्टेशन पे वाटर की क्वालिटी को चेक किया, और उन्होंने पाया data obtained from these states show that organic and bacterial contamination continue to be main source of pollution in the river। यमुना बहुत polluted river हो चुकी है। अदर जो रिवर आप यहाँ से पढ़ सकते हो, साबरमती, नाहदाबाद, गोमती, लखनऊ, काली, अड्यार, कुम एंड वाईगई एट मादुरई एंड मूसी ऑफ हैदराबाद, ये कुछ पोल्यूटिंग रिवर के बारे में बताया गया है जिसमें टॉक्सिक मेटल्स मिल चुके हैं, जैसे फ्लोराइड और नाइट्रेट, जो यूज के लिए नहीं है हमारे, ठीक है। इसके लिए कुछ प्रोविजंस भी लाए गए हैं, जैसे लेजिस्लेटिव प्रोविजन, सेंट्रल पोल्यूशन, जैसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये आ तो गए हैं लेकिन इसकी अच्छे तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। अब रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वाटर। अब देखो, गार्डन के लिए हम अलग पानी यूज़ करते हैं, बाथिंग के लिए अलग, यूटेंसिल वॉश करने के लिए अलग। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम पहले ये जो यूटेंसिल्स को वॉश करें, बाथिंग करें, वो पानी गार्डन के लिए दिया जाए, या फिर जिससे हम व्हीकल को वॉश कर रहे हैं, ठीक है, हमारी गाड़ी है, हमारी बाइक है, जो भी वॉश कर रहे हैं हम, वो भी पानी गार्डन को दे सकते हैं। तो हमें वाटर को रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटरशेड और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को तो आपको पता ही होगा, वाटर को स्टोर करना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में तो ये होता है कि रेन के, बारिश के पानी में, पानी को घर में स्टोर करना है या कहीं भी घर के आसपास। वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी बहुत बड़े एरिया का पानी, चाहे वो बारिश हो कहीं से भी हो, उसको एक जगह पे इकट्ठा करना, ठीक है। Watershed management basically refer to efficient management and conservation of surface water and groundwater. It involve
प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ एंड स्टोरेज एंड रिचार्ज, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, कैसे टैंक बनाते हैं, रिचार्ज वेल। एंड ये क्या करते हैं, एक एक जैसे हमारा एक विलेज है, उसके एक वाटर शेड होगा, एक बहुत बड़ा टैंक होगा जिसमें हमारा जब बारिश होती है तो पूरा का पूरा पानी स्टोर होगा, उसको वाटरशेड मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है, ये कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन से ही पॉसिबल होता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता। इसके भी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, कई जगह पे ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन बहुत कम हुआ है। हरियाली है जैसे, जो हमारी दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है जो स्कीम सेंटर और स्टेट के से दोनों से फंडेड हो, कुछ सेंटर दे रहा है, कुछ स्टेट फंड दे रहा है। लेकिन जो सेंटर सेक्टर स्कीम होती है उसमें से सारा का सारा पैसा सेंटर से ही आता है। हरियाली जो है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कौन स्पॉन्सर कर रहा है, सेंटर स्पॉन्सर कर रहा है। कुछ शेयर स्टेट का भी है, विच एम एट एनेबलिंग रूरल पीपल टू कंजर्व वाटर, लोगों को अवेयर करना कि भाई पानी को हमें बचाना है। ग्राम पंचायत का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत जरूरी है। नीरू मेरू वाटर एंड यू, अरावरी पानी संसद, ठीक है, राजस्थान में है। राजस्थान में जो ये है वाटर हार्वेस्टिंग, उसको बॉन्ड होते हैं, उसको जुहाद और जो चेक जैम होते हैं, जो 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 यहाँ पे जो पानी बचाया जाता है ना वाटरशेड में, उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी चाहिए होती है। तमिलनाडु हैज मेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन द हाउस कंपल्सरी, नो बिल्डिंग बी कंस्ट्रक्शन विदाउट मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर द वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब तमिलनाडु में सारे के सारे घर, जितनी भी नई बिल्डिंग्स बन रही है वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, अदरवाइज वो बिल्डिंग नहीं बनेगी। वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन सम एरिया हैव सक्सेसफुल, काफ़ी अच्छा जो वाटर डेवलपमेंट काम कर रहा है, लेकिन बहुत कम स्टेट्स में बहुत कम सक्सेस स्टोरीज है इसकी। इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस ये नाजेंट हो स्टेज पे है, काम नहीं कर रहा। वाटर शेड डेवलपमेंट मैनेजमेंट अमंग द people in the country, and through this integrated water source management approach water availability can be ensured on a sustainable basis। तो पानी को स्टोर करना है, ठीक है। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम पानी को स्टोर करते हैं, जब बारिश होती है वो पानी हम वेल में, पिट में, कहीं पे भी स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। इससे जो हमारे ग्राउंड वाटर के एक्वाफायर होते हैं वो भी रिचार्ज हो जाते हैं, हम ग्राउंड वाटर उसको रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। जो वाटर में प्ल्यूटेंट होते हैं उसको भी कम किया जा सकता है, जैसे फ्लोराइड, नाइट्रेट, सॉइल एरोजन कम हो सकती है। फ्लड एंड रेस्ट सॉल्ट वाटर का जो कोस्टल एरिया में है, जो सैलिनिटी वाटर की, उसको भी कम किया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, जब बारिश होती है तो बारिश के पानी को कहीं एक जगह पे कलेक्ट करना काफ़ी तरह से होती है। जैसे हम अपनी जो घर की छत होती है उस पे भी, रूफ होती है ना, बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वहाँ पे भी की जा सकती है, तो उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोला जाता है। पानी को यूज इकट्ठा करना और फिर उसको यूज करना अलग अलग पर्पज के लिए, ठीक है। राजस्थान में इसको कुंड और टंका भी बोला जाता है। घर के पास ही टैंक बना लिया जाता है या फिर घर के अंदर ही बना लिया जाता है। कुछ लोग तो धरती के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड रेन हार्वेस्टिंग करते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड मैनेजमेंट, रिसाइकल एंड रीयूज, और जो वाटर हम प्ल्यूट कर रहे हैं ना, अलग अलग इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, हमारा डोमेस्टिक वेस्ट पानी में डाल देते हैं, उसको कम किया खत्म ही किया जाए अगर हम वाटर को प्रिजर्व करना चाहते हैं। ये एक बहुत ही जो हमारा प्रेशियस जो रिसोर्स है जिसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो हमें इसे सेव करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। इस बारे में ये चैप्टर था, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया था जो एरिड और सेमी एरिड एरिया होता है वहाँ पे भी ये जो होती है, जो सैलिनिटी होती है पानी में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इन सब मेथड्स को यूज करके हम जो वाटर है उसको कंजर्व कर सकते हैं। देयर इज अ वाइड स्कोप टू यूज रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक टू कंजर्व प्रेशियस वाटर रिसोर्स। इट कैन बी डन बाय हार्वेस्टिंग ऑन द रूफ टॉप, घर के ऊपर ओपन स्पेस में। हार्वेस्टिंग रेन वाटर also डिक्रीज द कम्युनिटी डिपेंडेंस, जो हमारे ग्राउंड वाटर है, अगर हमने पानी, बारिश का पानी बहुत अच्छा होता है, ठीक है,
अगर हमने बारिश का पानी स्टोर किया है तो हम उसको काफ़ी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो डिपेंडेंस है ग्राउंड वाटर पर कम्युनिटी की, उसको कम किया जा सकता है। तो रेन हार्वेस्टिंग एक बहुत अच्छा ज़रिया है पानी को स्टोर करने का, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। अगर प्लीज़ आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू।